लक्ष्मी कलेक्टर ऑफिसर बनने के बाद में पीर बाबा की दरगाह में जाकर के चादर चढ़ाती है, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी कि जब वो डीएम साहिबा बन जाएगी तो वो पीर बाबा की दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाएगी। होता भी ऐसा ही है, वो पीर बाबा की मस्जिद में दरगाह पर जाती है, वहाँ चादर चढ़ाती है, गरीबों में खाना बांटती है। दोस्तों, जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ जाती है, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पैरों में कांटे लगे हुए थे। जब लक्ष्मी की नज़र उसकी शक्ल पर पड़ती है तो उसे देखने के बाद वो दंग रह जाती है। दोस्तों, वो भिखारी कोई और नहीं होता है बल्कि उसका तलाकशुदा पति अनिल होता है। अनिल को जब उसने देखा तो देखने के बाद वो दंग रह गई। अनिल अपनी सुध में नहीं था, उसने आज भी शराब पी रखी थी। जब लक्ष्मी ने अनिल के पास जाकर के उससे बातचीत करने की कोशिश की तो अनिल चुपचाप गूंगे बहरों की तरह खड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी से पलक मिलाकर के, आंख मिलाकर के बातचीत नहीं की। लक्ष्मी उससे बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन अनिल ने एक शब्द भी नहीं बोला, उसने अपने मुंह तक नहीं खोला। दोस्तों, अपना मुंह खोलता भी कैसे? वो आज भी शराब और भांग के नशे में डूबा हुआ था। डीएम साहिबा उससे बातचीत कर रही होती हैं, तभी उनके जो सिक्योरिटी थी वो वहां पहुंच जाती है और कहती है कि क्या हुआ मैडम जी, क्या इस भिखारी ने आपको छेड़ा है? अगर छेड़ा है तो हमें बताइए, हम इसकी मरम्मत करते हैं। डीएम साहिबा कहती हैं कि नहीं नहीं, इनकी मरम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी में बिठा करके इन्हें हमारे घर तक छोड़ कर आओ। तो जो सिक्योरिटी थी वो पूछती है कि आखिर मैम क्यों, ये एक भिखारी है और आप जिले की डीएम हैं, आप इसे अपने घर क्यों लेकर के जाना चाहती हैं? दोस्तों, इसके बाद में डीएम साहिबा ने जो सिक्योरिटी को जवाब दिया, उसे सुनने के बाद में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा सुंदर जवाब दिया था कि उसे सुनकर के जो सिक्योरिटी थी उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। अब क्या जवाब दिया था, इसे सुनने के लिए आप पहले ये कहानी सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करके जाइए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनिल और लक्ष्मी की जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी, माता पिता की मर्जी से हुई थी। लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसने 12वीं पास कर रखी थी, और जो अनिल था वो भी पढ़ा लिखा था, उसने भी इंटर कर रखी थी। इनकी अरेंज मैरिज हुई। दोनों शादी के बाद में अपना मिंगल की तरह, मतलब हंस खुश कर के रहा करते थे। दोनों की दिनचर्या बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से गुजरा करती थी। लेकिन कहते हैं कि हंसी जो होती है ज़्यादा देर तक नहीं रहती है किसी के चेहरे पर। शायद भगवान को भी लक्ष्मी के चेहरे पर हंसी ज़्यादा देर कबूल नहीं थी, तो उसकी लाइफ में एकदम से जहर सा घुल जाता है। अब जो अनिल होता है, ये शराब पीना, इसे शराब की लत लग जाती है, ये शराब का आदी हो जाता है। लक्ष्मी इसे बार बार समझाती है कि तुम इस शराब को मत पिया करो, ये शराब जहल है, इसे पीने से तबीयत खराब हो जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ रहूंगी। अनिल उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जहां भी रहना, मुझे तो केवल अपनी एंजॉयमेंट का ख्याल रखना है, मुझे अपने आप को सुधारना है कि मैं शराब पीना चाहता हूं तो मुझे शराब रोज पीनी है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी अनिल शराब को पीना बंद नहीं करता है। अब शराब पीना बंद नहीं करता है तो उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं।
काम पर जाना बंद कर देता है अनिल। अब जब काम पर जाना बंद कर देता है तो घर का खर्चा कैसे चले। फिर मजबूरन लक्ष्मी घर का खर्चा उठाने के लिए दूसरे लोगों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा करने के लिए जाया करती और मुश्किल से 2,500-3,000 रुपये कमाया करती। उसी में अपनी पढ़ाई करती और उसी से अपने घर का खर्चा चलाती। वो अनिल से कहती है कि इतने पैसों में गुजारा नहीं होता है, तुम जो है पैसे कमा लिया करो, तुम काम पर चले जाया करो। अनिल अब उसमें लात घूंसे मार देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा प्रवचन मत दो, तुम मेरी पत्नी हो, ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पैसों के ऊपर पूरा अधिकार है। तुम काम पर जाया करोगी और मैं घर में पड़ा रहा करूँगा। दोस्तों, अब धीरे धीरे जो लक्ष्मी थी, इसे पता चल चुका था कि इसका इस घर में गुजारा नहीं होगा, इसे अपने पति से तलाक ले लेना चाहिए। एक दिन हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद में लक्ष्मी अपने पति अनिल के पास जाती है और उससे कहती है कि बहुत हो गया, अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अनिल पूछता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं रहोगी। कहती है कि आप कमाने जाते नहीं हैं, मैं पैसा कमा करके लेके आती हूँ, उससे घर का खर्चा चलता नहीं है, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। अनिल थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि तुम्हें तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कल से काम करने जाऊंगा, तुम घर में पड़ी रहना, तुमको ज़्यादा दूसरों की लत की आदत हो गई है, तुम्हें दूसरे लोगों की लत लग गई है कि उनके पति लोग काम करने जाते हैं तो तुम्हारा भी पति काम करने जाए। ठीक है, मैं कल से काम करने जाऊंगा। दोस्तों, अब इसके बाद में अनिल काम करने के लिए जाता है और काम करने जब जाता तो उसकी आदत थी काम करने के बाद में शराब पीना। 400-500 रुपये कमाता और उसमें से 100-150 रुपये की रोज शराब पी जाया करता। लक्ष्मी उसे फिर समझाती है कि तुम इस शराब को मत पिया करो, तुम अगर आधे रुपए की शराब पी जाया करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अनिल कहता है कि पहले तुम जब 200-250 रुपये रोज कमाती थी तो तुम्हारा उससे खर्चा चलता था, अब मैं 200-250 रुपये तुम्हें दे रहा हूं तो तुम्हारा खर्चा नहीं चलता है। अनिल और लक्ष्मी में इस बात के ऊपर अब लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई ज्यादा भयानक नहीं होती है, मामला जो था वहीं दब जाता है। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता चलता है। 2 साल हो जाते हैं और 2 साल होने के बाद में इन पर एक लड़का पैदा होता है। लड़के का नाम ये निखिल रखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। 2 साल शादी के होने के बाद में, 2 साल के बाद जब बच्चा हुआ तो जो लक्ष्मी थी ये ग्रेजुएशन कर रही थी और इसकी सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाती है बीए की। इसका पढ़ाई में मन था क्योंकि ये जानती थी कि इसकी घर की आज जो स्थिति है वो केवल एक सरकारी नौकरी के बलबूते पर सही हो सकती है और किसी माध्यम से घर की स्थिति सही नहीं होगी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन जारी रखा करती थी शादी के बाद में भी। और सब समय ऐसे गुजरा तो समय गुजरते गुजरते जो इसके पति अनिल की आदत थी वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। शराब तो पहले पीता ही था, अब शराब पीने के साथ साथ भांग भी खाना शुरू कर देता है, लड़कियों का शौकीन हो जाता है। अब जितने भी पैसे कमाया करता उन सारे पैसों को भांग में, शराब में, अय्याशी में खर्च कर दिया करता। पत्नी ये देख करके बहुत ही ज़्यादा नाखुश होती है और अपने पति को समझाती है कि पहले आप 200-250 रुपये घर दिया करते थे, आप आज 1 रुपया भी घर नहीं देते हो, तुम्हारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। इतना सवाल पूछती है, इतना सवाल पूछने के बाद में ही अनिल अपनी पत्नी लक्ष्मी पर हाथ उठा देता है और उसे मारना शुरू करता है। लक्ष्मी इस बात को, इस मारपीट को सहती है क्योंकि वो एक लाचार स्त्री थी। 3 साल हो जाते हैं इन दोनों की शादी को
3 साल होने के बाद में जब लक्ष्मी को ये लगता है कि इसका पति अब नहीं सुधरेगा, तो वो अपने पति के घर को छोड़ कर के चली जाती है और अपने मायके में रह कर के अपनी पढ़ाई को करती है आगे। लक्ष्मी को थोड़ा विश्वास था कि जब वो घर छोड़कर चले जाएगी, जब घर में नारी नहीं रहेगी तो पति को अक्ल आ जाएगी और वो उसे बुलाने के लिए अपने ससुराल में आएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी कभी होता नहीं है और जैसा हम सोचते नहीं है वैसा कभी कभी हो जाता है। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। लक्ष्मी ने जैसा सोचा था कि वो घर छोड़कर जाएगी तो उसका पति वापस उसे लिवाने के लिए आएगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब लक्ष्मी को अनिल ने घर पर नहीं पाया तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ। अब उसने इतना क्रोध अपने अंदर इतना अहंकार पाल लिया था कि वो उल्टा शिकार हो जाता है। शराब, नशा, अय्याशी तो करता था। इसी चक्कर में वो अपने घर को गिरवी रख देता है एक सेठ के पास में और सारे पैसों को अय्याशियों में उड़ा दिया करता। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के समय गुजरने के बाद में जब लक्ष्मी देखती है कि उसके पति ने उसे फोन तक नहीं किया है, उसे लिवाने के लिए नहीं आया है, तो वो फिर अपनी ससुराल में पहुंचती है। ससुराल में पहुंचती है तो अपने घर में जब देखती है कि ताला लगा हुआ है तो दंग रह जाती है। फिर पड़ोसी से पूछती है कि ताला क्यों लगा हुआ है, तो फिर पड़ोसी उसे बताते हैं कि तुम्हारे पति ने ये घर गिरवी रख दिया है, अब तुम्हारा पति यहाँ नहीं रहता है, वो आज से 15 दिन पहले ही यहाँ से कहीं चला गया है। अब इतना सुनकर के लक्ष्मी थोड़ा शॉक्ड होती है कि कहाँ गए आखिर। ढूंढती है चारों तरफ, सारी रिश्तेदारियों में इश्तिया कर देती है, लेकिन रिश्तेदार जो थे सब मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं आया है अनिल, तुम उसे ढूंढो। दोस्तों, लक्ष्मी उसे हर जगह ढूंढती है, हर शहर में ढूंढती है, लेकिन अनिल कहीं भी नहीं मिलता है। अब वो हार मान जाती है कि उसे उसका पति अब नहीं मिलेगा। अपने मायके में चली जाती है, मायके में ही रह करके अपने माता पिता के चरणों में ही रह करके अपना गुजारा करती है, वहीं पर अपना काम किया करती, अपनी पढ़ाई किया करती। एक दिन सरकारी रिजल्ट पर यूपीएससी में वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी का फॉर्म भरती है और फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा देती है। परीक्षा जब उसकी संपन्न हो जाती है तो पहले पेपर मेंस प्रीलिम्स दोनों को अच्छी तरह से पास कर लेती है और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को भी क्रैक कर लेती है। इंटरव्यू देने के लगभग 2 महीने के बाद में रिजल्ट आता है और रिजल्ट से पता चलता है कि वो एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है। आईएएस अधिकारी जैसे ही वो बन जाती है अपनी शादी के 5 साल बाद, तो वो एक मस्जिद में पीर बाबा की दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जाती है, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी। उसका एक सपना था कि वो जब आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, डीएम बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी, तो वो पीर बाबा के चरणों में चादर चढ़ाएगी। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर जब बन जाती है तो वो पीर बाबा की दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए पहुंचती है। चादर को भली भांति प्रकार से चढ़ा देती है और चादर चढ़ाने के बाद में जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो एक भिखारी के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। दोस्तों, भिखारी कोई और नहीं होता है बल्कि भिखारी उसका वही पति होता है जिसे वो 1 साल पहले से ढूंढ रही थी। अनिल की ऐसी हालत देखी तो उसने अनिल से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अनिल ने इतनी शराब नशा कर रखा था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता, वो बेसुन्न सा पड़ा रहता है। इसके बाद में उसके जो डीएम साहिबा के सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि मैडम साहिबा कोई प्रॉब्लम है, ये भिखारी कोई आपको साथ में अभद्र तरीके से बातचीत कर रहा है तो हमें बताइए, हम इसे अभी ठीक करते हैं। डीएम साहिबा जब ये सुनती हैं तो वो उस पर चिल्ला उठती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इन्हें
इनके बारे में ऐसा बोलने की? तुम जानते हो ये कौन है? सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि नहीं, हम बस केवल यही जानते हैं कि ये एक भिखारी है, यहाँ भीख मांग रहा है। डीएम साहबा कहती हैं कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरे पति हैं। दोस्तों, डीएम के पद पर पहुंचने के बाद में भी डीएम साहबा निसंकोच ये कह देती हैं कि ये भिखारी मेरा पति है। उनके अंदर तनिक भी घमंड नहीं आता है। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो डीएम के मुंह पर ही डीएम से कहते हैं कि क्या मैडम साहबा, आप लगता है बहुत महान हैं, आप इस पोजीशन पर हैं और आप अपने इस पति को जो कि भिखारी बना यहाँ बैठा है उसे नहीं भूली हैं। मैं आपको बड़ा ही महान समझता हूँ। डीएम साहबा उससे कहती हैं कि इसमें महानता की कोई भी बात नहीं है, ये मेरे पति हैं, इनके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे और ये मेरे 7 जन्मों तक पति बने रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो तो बात आपकी सही है, लेकिन इस पति ने आपका साथ जब इस जन्म में ही नहीं दिया तो अगले 6 जन्मों में क्या खाक देगा। डीएम साहबा उस गार्ड से कहती हैं कि क्या हुआ, इस जन्म में साथ नहीं दिया, भगवान की कृपा से अगले 6 जन्मों में ये मेरा साथ दे सकते हैं। डीएम साहबा उसे सिक्योरिटी गार्ड को आदेश देती है कि तुम इन्हें गाड़ी में बिठाओ और अपने घर लेकर चलो। लक्ष्मी अपने पति अनिल को जब घर ले जाती है तो घर पर उसका ख्याल रखती है, उसे अच्छी तरह से नहलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और सुबह होने के बाद जब उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो फिर भी बातचीत करने के बावजूद अनिल उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता है, केवल शांति खड़ा रहता है और गूंगे बहरों की तरह इशारा करने लगता है। अब लक्ष्मी को ये थोड़ा एहसास होने लगता है कि इनकी शायद याददाश्त चली गई है, नशा करने की वजह से शायद ये अपनी मेमोरी को लॉस कर बैठे हैं। तो फिर वो एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में अपने पति को एडमिट कराती है, डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। उसके जब सिर का वो सीटी स्कैन करता है तो इस स्कैन से पता चलती है कि उसके पीछे वाले हिस्से में, सिर में बहुत ही ज़्यादा चोट है, जिस चोट की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। दोस्तों, इसके बाद में डीएम साहबा उन्हें आदेश देती हैं डॉक्टर साहब को कि तुम इनका इलाज करो, जितना भी खर्चा होगा मैं उठूंगी, बस तुम्हें इन्हें सही तरीके से ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है कि इन्हें अब सही करना मेरे हाथ में नहीं है, इन्हें केवल अब भगवान ही सही कर सकता है। अगर हमने इनके मस्तिष्क को जरा छेड़ा भी, हो सकता है कि ये सही हो जाएं, लेकिन 99% चांस ये है कि ये अपनी जिंदगी को गवा सकते हैं। क्या तुम चांस लेना पसंद करोगी? अब डीएम साहिबा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं क्योंकि वो अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन 1% चांस ही था जो उसके पति की याददाश्त को ला सकता था। तो फिर वो इस जुए को खेलना बंद कर देती हैं क्योंकि वो अपने पति को इसी हालत में रखना पसंद करती। अगर 99% सही हो जाता तो शायद उनका पति उनके साथ में नहीं रहता। वो अपने पति को उस हॉस्पिटल से छुट्टी करा लेती हैं और अपने घर रखती हैं। उसकी 2 सालों तक सेवा करती हैं, 2 सालों तक उसे अपने घर रखती हैं और 2 सालों के बाद में दोस्तों भगवान की कृपा से उसकी जो मेमोरी थी वो लौट आती है। लौट आने के बाद में जो अनिल होता है वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अनिल जब चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमा करके देखता है तो एक बड़ा सा बंगला, एक बड़ा सा कमरा, तो वो लक्ष्मी से पूछता है कि ये घर किसका है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लक्ष्मी कहती है कि ये घर हमारा है, मैं इस समय इस जिले की डीएम हूँ। डीएम जैसे ही सुनता है तो अनिल का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो फिर से अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उस दिन बुलाने के लिए नहीं आया था। लक्ष्मी कहती है कि छोड़ो उन सब बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त को खो बैठे। अनिल कहता है कि एक दिन जब मैं शराब पी करके घर लौट रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
मेरा सिर एक पत्थर में जा लगा, जिसकी वजह से शायद मैं अपनी याददाश्त को खो उठाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। एक्चुअली में बस मुझे यही पता है। इसके बाद में अनिल अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है, उससे माफी मांगने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कुछ नहीं। पत्नी लक्ष्मी अपने पति को माफ कर देती है और माफ करते हुए उनसे कहती है कि मैंने आपसे कितनी दफा कहा था कि शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अनिल अब पछताता है और अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रख करके कसम खाता है कि मैं अब शराब को पीना तो दूर की बात, छूऊंगा भी नहीं। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अनिल शराब को पीना बंद कर देता है और बंद पीना करने के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में हंसी खुशी रहता है और फिर अपनी पढ़ाई को भी करता है। शायद वो चाहता था कि वो भी अपनी पत्नी के लायक, पत्नी के बराबर हैसियत का कोई जॉब करे। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनिल की और लक्ष्मी की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि शराब को हाथ न लगाएं। शराब को पीना छोड़ दें अगर आप शराब पीते हो, क्योंकि ये जो शराब होती है ये दुश्मन शरीर की तो होती ही होती है, साथ में दुश्मन होती है आपके बाल बच्चों की, आपके परिवार की। आपके शराब पीने की वजह से आपकी पत्नी आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं करती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो आपसे मेरा केवल यही हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि शराब को पीना बंद कर दें अगर आप पीते हो तो, और अगर आप पीने की सोच रहे हो तो इस सोच को यहीं पर दबा दें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।